हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने अपने पार्ट 7 में पार्ट 6 कक्षा 10वीं का विज्ञान का जो हमने चैप्टर पढ़ा था जैव प्रक्रम, उसमें हमने सभी जैव प्रक्रम जो ज़रूरी है मनुष्य के शरीर में होते हैं उनको हमने किया था। जैसे मानव पाचन तंत्र, उसके बाद हमने किया था मानव श्वसन तंत्र, उसके बाद किया था हमने मानव परिसंचरण तंत्र और साथ में किया था हमने लास्ट वाला मानव उत्सर्जन तंत्र। तो आज इस चैप्टर का हम थोड़ा क्लोजिंग करेंगे और उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे, तो थोड़ा लंबा हो सकता है। चलिए बिना विलंब से शुरू करते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र जो आपका किडनी से या वृक्क से रिलेटेड होता है, मेन जो उसका ऑर्गन होता है, जो सेंटर जो धुरी होता है वो होता है वृक्क या किडनी। तो जब किडनी आपकी मान लीजिए फेल हो जाती है तो या ख़राब हो जाती है किसी मनुष्य की, तो उस मनुष्य को जीवित रखने के लिए फिर अपोहन या आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत पड़ती है, जिसे बोला जाता है डायलेटर या डायलिसिस। क्या बोला जाता है? डायलेटर या डायलिसिस। और ये जो हिंदी में इसको बोला जाता है अपोहन। ये होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझाता हूँ। देखिए, आपकी किडनी ख़राब कैसे होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमारी किडनी में संक्रमण हो जाए या कोई आघात हो जाए या हमारी बॉडी में कोई आघात हो जाए, तो रुधिर का प्रवाह जब किडनी की तरफ नहीं जाता है तो किडनी जो है अपने कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे कम कर देती है। ठीक है, यह शरीर में फिर क्या करती है, विषैले अवशिष्ट पदार्थों को संचित करने में शुरू कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, मतलब वो फिल्टर नहीं कर पाती है विषैले पदार्थों को, जो उसका मेन काम है। तो धीरे धीरे उसके अंदर जो है विषैले पदार्थ इकट्ठे होते रहते हैं और जिसके कारण जो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो वृक्क के इस अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग करना बहुत आवश्यक हो जाता है और किया जाता है। अब ये कृत्रिम वृक्क होता क्या है, इसमें देखिए एक नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से डायलिसिस द्वारा निकालने की युक्ति है। बेसिकली जो बॉडी में हमारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट पदार्थ होते हैं वो किडनी बाहर निकालती है। जब किडनी काम करना हमारी बंद कर देती है तो उस स्थिति में इस अपोहन द्वारा उन वेस्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब आप चित्र में भी देख रहे होंगे एक डायलेटर है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, इसमें देखिए आप, ये आपका अपोहन के लिए ताज़ा घोल है एक साइड, और अपोहन के बाद जो बॉडी से हमारा यूरिया जो दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट पदार्थ निकले वो यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, बॉडी के जो आपका दो हमारे सिरे होते हैं इस अपोहन के, वो हमारी बॉडी की जो शिराएँ होती हैं उनके साथ जुड़े होते हैं, जैसे यहाँ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब एक से क्या होता है, ये ताज़ा जो घोल होता है ये अंदर भेज जाता है, ठीक है, इस तरफ से, और दूसरे से जो हमारा खून में जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको फिल्टर करके बाहर निकाला जाता है। ये बीच में चैनल्स हैं, इसके थ्रू वो ये चयनित पारगम्य झिल्ली होती है, नालिका होती है, जिसके थ्रू यह फिल्टर होते हैं। और बीच में एक पंप लगा होता है, धमनी से पंप का मार्ग, यानी इसके द्वारा जो है पंप के थ्रू जो है पंप किया जाता है धमनी के लिए। जो हमारी धमनी में ब्लड आता है उसके यहाँ पंप किया जाता है नीचे को, क्योंकि इतनी फोर्स तो होती नहीं पंप ब्लड में कि अपने आप ही जाए इसमें जो पारगम्य झिल्ली होती है डायलिसिस की, उसके अंदर। तो इस प्रकार का ये तंत्र होता है, इसको बोला जाता है अपोहन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा अपोहन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इसमें कैसे किया जाता है और किस स्थिति में इसका उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ बताना भूल गया आपको। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में लगभग 180 लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होते हैं। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर ही होता है, क्योंकि शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनर्अवशोषित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट पदार्थ होते हैं ना इकट्ठे होते हैं वो लगभग 180 लीटर होते हैं एक दिन में, एक स्वस्थ व्यक्ति के। ध्यान रखो आप, 180 लीटर, लेकिन उसमें से जो है ना लगभग 1 या 2 लीटर ही हमारा जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वह बॉडी बाहर निकालती है हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा या हमारे उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। बाकी जो है रीयूटिलाइजेशन हो जाती है उसकी, यानी दोबारा वह यूटिलाइज या उपयोग किया जाता है बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ गए। उसके बाद पादपों में परिवहन कैसे होता है, तो ये मैंने आपको जब हमारा पादप हमने लास्ट
कक्षा में 9वीं कक्षा में आपने पढ़े थे पादप उत्तक क्या होते हैं, ठीक है। तो उत्तक वाले चैप्टर में आपको मैंने फ्लोएम और जाइलम बताए थे। तो ये वही है बेसिकली पादप में परिवहन का मतलब क्या होता है कि दो, इसमें एक होगा भोजन, ठीक है, दो चीज़ें होंगी इसमें, एक हो गया इसमें भोजन, ठीक है, पादपों का भोजन, दूसरा हो गया आपका क्या, जल और लवण, ठीक है, दो चीज़ें होगी। अब ये दो चीज़ें होती है पौधों में, किसके द्वारा इनका परिसंचरण होता है या इनका बहाव होता है। तो आपको पता ही है जो जाइलम होता है आपका, वो क्या करता है, जाइलम जिम्मेवार होता है भोजन के जल और लवण के परिवहन के लिए। तो जाइलम जो उत्तक होता है वह पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पदार्थों को जड़ों से लेकर पौधे के शरीर के सभी भागों यानी तने के द्वारा जो है पौधे के सभी हिस्सों, फल, फूल, पत्तियां, टहनियों आदि तक ऊपर की ओर जल और लवणों को पहुंचाता है नीचे जमीन से, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो जाइलम क्या करता है आपका, जाइलम उत्तक करता है आपका जल एवं खनिज पदार्थों के परिसंचरण में सहायता। उसके बाद ये जैसे मैंने आपको बताया जल का परिसंचरण, तो ये होता है आपके जाइलम के द्वारा, जाइलम उत्तक के द्वारा। अब जाइलम उत्तक जो है पत्तियों में जो वाहिकाएं होती है, वाहिनिकाएं होती हैं, इनके द्वारा जो है, अब वाहिनिकाएं क्या होती हैं पत्तियों में, आपने लाइनें देखी होगी, ये आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ चुके हो क्लास में, मान के चल रहा हूँ, आप अच्छी तरह जानते तभी आप 10वीं कक्षा में आए हैं। तो इनके द्वारा ही जल का परिसंचरण होता है पादपों में। उसके बाद जो फ्लोएम इश्यू है, जो आपका फ्लोएम उत्तक होता है ना, वो क्या काम करता है, पौधों में जो भोजन बनता है, पौधों का भोजन होता है स्टार्च, कहाँ बनता है, पत्तियों में। किस प्रक्रिया द्वारा बनता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तथा फ्लोएम का उपयोग क्लोरोफिल का उपयोग करके वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से अपना भोजन स्टार्च बनाती हैं और साथ में जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रिया को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो जो भोजन बन गया स्टार्च, ठीक है, जो भोजन बनता है पौधों में, इस स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को, ये जो आपका फ्लोएम टिश्यू होता है ना, फ्लोएम उत्तक, यह पत्तियों से विभिन्न नलिकाओं वाहिकाओं के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। बस ये काम होता है, यानी जो पौधों में जो भोजन बनता है उसका संवहन करता है फ्लोएम उत्तक, ठीक है। और जाइलम उत्तक क्या करता है, जल और खनिज पदार्थों का संवहन। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। अब ये जैसे मैंने बताया भोजन पदार्थों का संवहन ये होता है आपके फ्लोएम उत्तक के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो बनता है वो फ्लोएम उत्तक के द्वारा जो है सभी भागों में पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब जैसे हमारे बॉडी में भी वेस्ट पदार्थों का बाहर को क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर निकला जाता है, वैसे ही पौधों में भी क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है। उत्सर्जन क्या होता है, बेसिकली गैसों का एक्सचेंज होता है, उसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल अलग युक्तियाँ होती हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में मैंने आपको बता दिया ऑक्सीजन बनती है और दूसरे अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं। तो हम देखिए अब हम क्या करते हैं, पादपों में जो ऑक्सीजन बनती है वो पौधे तो यूज़ नहीं करते, तो जो पदार्थ कोई चीज़ यूज़ ना करे वो उस चीज़ की क्या होगी, अपशिष्ट पदार्थ हो गया। इसी प्रकार ऑक्सीजन जो है पौधे यूज़ नहीं करते, तो ऑक्सीजन होगी पौधों की अपशिष्ट पदार्थ या एक वेस्ट मटीरियल, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बाहर कैसे निकालते हैं, अब पौधों में पत्तियों में एक छिद्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनको रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र और स्टोमेटा कहा जाता है। ये क्या करते हैं, पौधों के अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, बाहर की ओर निकालते हैं, ठीक है। आपको पता है ये गैसों के आदान प्रदान में हेल्प करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन जो वेस्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पौधों से गिरने वाली पत्तियों से भी अपशिष्ट संचित रहते हैं। जो पौधों से पत्तियाँ गिरती है ना, तो ऐसे नहीं गिरती वो, उनमें अपशिष्ट पदार्थ संचित होते हैं और वो यूजलेस हो जाती हैं पत्तियाँ, इसलिए वो गिर जाती हैं। आपने देखा होगा पतझड़ में पत्तियाँ गिर जाती हैं पौधों में,
तो वो ऐसे नहीं गिरती बच्चा, उसके अंदर जो होता है ना पौधों के वेस्ट मटेरियल इकट्ठे हो जाते हैं और वह पौधों से नीचे गिर जाती है। ठीक है, जैसे आपका इसके अलावा गोंद निकलता है पौधों से बाहर अपने आप, तो वो भी एक अवशिष्ट पदार्थ है पौधों का। ठीक है, और जो पत्तियाँ गिरती है वो ज़मीन में गिरती है और वो ज़मीन में आसपास क्या हो जाती है, ह्यूमस बनाने में सहायता करती है। तो इस प्रकार आपका पादपों में उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। अब बारी है इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने की। तो चलिए इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए अब ध्यान से। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है, तंत्र का भाग है। वृक्क यानी किडनी किस तंत्र का भाग है? आपको पता है, पोषण का तो नहीं है, श्वसन का भी नहीं है, परिवहन का नहीं है, तो किसका? यह उत्सर्जन तंत्र का। किसका भाग है? उत्सर्जन तंत्र का। ठीक हो गया। दूसरा प्रश्न, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है? जल का संबंध, हाँ जी। भोजन का संबंध, नहीं। अमीबो अम्ल का संबंध, नहीं। ऑक्सीजन का संबंध, नहीं। तो ये क्या करता है? जल का संवहन, यानी क। ये भी समझ आ गया आपको। चलिए आगे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, यानी सभी हैं। तो उपरोक्त सभी, इसका उत्तर है डी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है? अब देखो, मैंने जब आपको स्टोमेटा के बारे में बताया था, जब हमने परपोषी पोषण पढ़ा था, स्वपोषी पोषण, तो भोजन बनने की प्रक्रिया थी, उसके अंदर जो है आपको मैंने पढ़ाया था। तो ये चीज़ें पाइरूवेट का जो विखंडन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इस कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ शुरू होता है? अब हमारे बॉडी में जो वसा का पाचन होता है, मैंने आपको पाचन तंत्र पूरी अच्छी तरह से पढ़ाया था, तो ये इसका पाचन कहाँ पे होता है और कैसे होता है? तो वसा का पाचन जो है आहार नाल में हमारे क्षुद्रांत में होता है, छोटी आंत में। ये आपको बताया मैंने, छोटी आंत में हमारे वसा का पाचन होता है। जो हमारे पेट में लाइपेज एंजाइम होते हैं वे भोजन के लिपिड्स या फैट एसिड को आंशिक रूप से तोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अमाशय से यह क्षुद्रांत में जाता है। ठीक है, अब यकृत जो होता है हमारा लीवर, वो क्या करता है? बाइल जूस या पित्रस जो है इकट्ठे उसको स्रावित करता है, जो कि भोजन के जो लिपिड के अणु होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में गोलिकाओं में तोड़ देता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन या इमल्सिफिकेशन। यानी अब इमल्सिफिकेशन कैसी होती है? जब आप साबुन लगाते हैं ना कपड़ों में, तो उससे भी मैल निकल जाता है, मैल की बूंदें आपकी ना, तो मैल की जो गोलियाँ बनती है तेल के रूप में। आपको मैंने पिछले अध्याय में जब हमने पढ़ा था कार्बन के यौगिक वाला, उसमें हमने बताया था कि अपमार्जक और साबुन वाला। तो जैसे वो निकालते हैं मैल को साबुन और अपमार्जक, वैसे ही हमारे बॉडी में भी क्या होता है, ये जो यकृत के द्वारा स्रावित रस होता है वह भोजन के लिपिड के छोटे छोटे अणुओं को गोलिकाओं में बदल देते हैं। इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अग्नाशयी रस जो हमारा पैनक्रियाज उत्पन्न करता है, वह इस इमल्सिफाइड वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, और इस प्रकार जो है वसा का पूरा पाचन हमारे क्षुद्रांत में हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 करते हैं। भोजन के पाचन में लार का क्या भूमिका होती है? तो आपको मैंने बताया था, भोजन में जब हमारे मुंह में जाता है भोजन, तो हम उसको दांतों से तोड़ते हैं, तो जीभ जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वह लार निकालती हैं, और लार में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हम सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। तो यह एंजाइम जो है भोजन में मिलता है और क्या करता है? हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में वहीं से बदलना शुरू कर देता है और उसका पाचन शुरू हो जाता है। तो लार का काम होता है भोजन का पाचन प्रक्रिया शुरू करना। ठीक हो गया। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या आपका? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों में कौन से उत्पाद कौन सी हैं और उसके
उप उत्पाद क्या है, मतलब क्या हुआ कि जो स्वपोषी पोषण होता है तो उसके लिए आवश्यक स्थितियाँ कौन कौन सी हैं और कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। तो आपको पता है स्वपोषण पोषण प्रक्रिया में जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो 4 होती हैं। नंबर 1 क्लोरोफिल, जो हरा रंग का वर्णक होता है पत्तियों में, वो चाहिए होता है। नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। नंबर 3 प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ही होता है। और नंबर 4 जल चाहिए होता है। तो ये जल यानी ये 4 चीज़ें ही प्रकाश संश्लेषण या स्वपोषण की प्रक्रिया में आवश्यक है। जल जो हमें पेड़ पौधे जो है ज़मीन के द्वारा जो है जड़ों से माध्यम से तने की सहायता से पत्ती तक पहुंचाते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो वायुमंडल से हरे पेड़ पौधे पत्तियों के रंध्रों द्वारा अंदर को लेते हैं। सूर्य का प्रकाश वो भी आपको पेड़ पौधे जो है रंध्रों की सहायता से लेते हैं। पर्णहरित होता है क्लोरोफिल, जो कि हमारे जो कि पौधों के पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है, वो ऑलरेडी पत्तियों में मौजूद होता है। तो ये 4 प्रकार की प्रक्रिया होती है, जो चीज़ें होती है जो हमारे इसके लिए आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब इसके उत्पाद क्या क्या है, इसमें बनता है आपका स्टार्च। क्या बनता है? स्टार्च बनती है, ये आपका ग्लूकोज है, और साथ में बनती है आपकी ऑक्सीजन, और बनते हैं आपके 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये है इसकी प्रक्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बनता है हमारा ऑक्सीजन, पानी और ग्लूकोज। तो ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्लस 12 वाटर के मॉलिक्यूल सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से बनाते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन और पानी। तो ये उत्पाद क्या हो इसके? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और पानी। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। अब इनके मैंने आपको जब पढ़ाए थे तब आपको बता दिया था। पहला तो इनका अंतर इनके नाम में ही छिपा है। वायवीय श्वसन क्या होता है? ऐसा श्वसन प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। अवायवीय जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, ठीक। दूसरा, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का क्या होता है? पूर्ण विखंडन होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता। ठीक हो गया। नंबर 3, वायवीय श्वसन जो है कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये ध्यान रखना, कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि अवायवीय श्वसन जो होता है आपका कोशिका द्रव्य में ही होता है। ठीक है। नंबर 4, जरूरी नहीं है आप इतने सारे पॉइंट लिखे जो मैं बता रहा हूँ, आप 4, 5, 3 कर भी लिखो तभी काफ़ी है। डिपेंड अपॉन द कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आपको आ जाता है ये 3, 4 नंबर का तो अपने पूरे देने, अगर आता है 2 नंबर का तो आप 1, 2 दे सकते हैं, काफ़ी होते हैं। ठीक है बच्चों। तो चौथा पॉइंट क्या है कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु लगभग 38 अणु बनाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के। अब ये क्या है? ये ऊर्जा का मॉलिक्यूल होता है, मैंने आपको पढ़ा है। तो एक ग्लूकोज टूटकर 38 अणु देता है ऊर्जा के, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के, एटीपी के, जबकि आपका अवायवीय श्वसन देता है सिर्फ 2 अणु एटीपी के। नंबर 5, अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। ठीक है, क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जबकि अवायवीय श्वसन में क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लास्ट जो इसका डिफरेंस रहेगा, वायवीय श्वसन जो है सभी उच्च जीवधारियों में रहता है, जबकि यह निम्न जीवधारियों में, निम्न मतलब जो छोटे जीवधारी, जैसे छोटे छोटे कौन होते हैं? जैसे आपकी मकड़ी वगैरह होगी, छोटी मकड़ी है, चींटी वगैरह है, उस तरह के। तो इस तरह से आपके ये भी प्रश्न पूरा होता है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? गैसों के अधिकतम विनिमय मतलब एक्सचेंज, आदान प्रदान के लिए कूपिकाएँ किस प्रकार जो है अपना कार्य करती हैं, या किस प्रकार उनका निर्माण अभिकल्पित होती है? तो कूपिकाएँ होती हैं फेफड़ों में, आपको पता ही है, पढ़ाई आपको मैंने जब हमने मानव श्वसन तंत्र पढ़ा। तो कूपिकाएँ फेफड़ों में पाई जाती है। इनका कार्य क्या होता है? गैसों के आदान प्रदान के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाना। इनका काम होता है गैसों के आदान प्रदान के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाना। किसके क्षेत्रफल को? आपके लंग्स के अंदर जो हमारे जहाँ पे ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनका। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 10, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? अब देखिए, अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसके बड़े घातक परिणाम हो सकते हैं। क्या हो सकता है? देखिए, अब आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या करता है। हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है, यानी रक्त तो परिसंचरण नहीं करेगा, रक्त के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का परिसंचरण करता है। यानी जो ऑक्सीजन हमारे खून में जाती है वह जाती है हीमोग्लोबिन के द्वारा,
तो अगर हीमोग्लोबिन आपके शरीर में कम हो जाए तो ऑक्सीजन जो है पूरी रूप से जो है खून में नहीं जा पाएगी और खून के माध्यम से सभी कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाएगी, और जिसके कारण क्या होगा जिसके कारण जो है ऑक्सीजन की कम मात्रा शरीर में संचित होगी और भोजन का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से नहीं होगा। ठीक है, जो भोजन हम खाते हैं उसका ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से नहीं होगा और ऊर्जा जो है ज़्यादा नहीं बनेगी, कम बनेगी। ठीक हो गया। चलिए, इसके बाद क्या होगा, जब आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ना तो उसको बोला जाता है अल्प रक्तता या एनीमिया। क्या कहा जाता है? एनीमिया। डॉक्टर ने बोला था आपको एनीमिया हो गया, यानी खून की कमी हो गई है। तो ये जो बीमारी होती है ना, इसको ये होती है हीमोग्लोबिन के कमी के कारण। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है उनको बोला जाता है एनीमिक पर्सन या अल्प रक्त अल्पक पर्सन व्यक्ति। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है? मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, इसकी व्याख्या कीजिए। अब मैंने आपको बताया था परिसंचरण, जब पढ़ाया था मैंने आपको, दोहरा मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजनित ब्लड भी आता है और डीऑक्सीजनित ब्लड बाहर जाता है, तो इस तरह से दोनों कार्य होते हैं इसमें। तो होता क्या है, देखिए, मनुष्य के परिसंचय तंत्र में रुधिर जो होता है दो तरह से होता है साफ। एक चक्र में हृदय जो है 2 बार प्रभावित होता है, यानी मानव परिसंचरण तंत्र में फुफ्फुसीय परिसंचरण तथा दैहिक परिसंचरण एक साथ दोहरा परिसंचरण बनाते हैं। अब देख लीजिए कौन कौन से। फुफ्फुसीय परिसंचरण यानी जो हमारे लंग्स होते हैं, और दूसरा दैहिक परिसंचरण जो हमारा शरीर का परिसंचरण होता है। तो ये दो क्या बनाते हैं, हमारे परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। अब दोहरे परिसंचरण में शुद्ध तथा अशुद्ध रुधिर परस्पर मिक्स नहीं होते हैं। मैंने आपको बता दिया था ना कि जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है वो हमारे बाईं आलिंद से होते हुए, बाएं नीले से होते हुए ऊपर को सभी भागों में और नीचे की ओर सभी भागों में जाता है। जबकि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मिली हुई होती है, वह हमारे दाएं आलिंद से होता हुआ दाएं नीले के द्वारा जो है फेफड़ों में भेजा जाता है, जहाँ पे वो साफ होता है। इस प्रकार जो है मनुष्य के शरीर में क्या होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। अब प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? तो जाइलम द्वारा मैंने आपको बता ही दिया जल का वहन होता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, भोजन के वहन में, पौधों का भोजन जो स्टार्च होती है उसके वहन में सहायता करता है। ठीक है। अब फुफ्फुसीय शिराओं, फुफ्फुस में कुपिकाओं तथा वृक्क में वृक्काणु की संरचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। अब इसमें आप क्या करना, देखिए इनकी संरचना किस प्रकार होती है, कुपिकाओं की और वृक्काणु की। आप इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ये जरूरी है। आपको आता है एग्जाम में कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बताइए, यानी वृक्काणु का एक स्ट्रक्चर बनाइए। आप बच्चे ध्यान से नोट करेंगे, ये प्रश्न जो है हमेशा 3 नंबर में आता है। इसको बहुत जरूरी प्रश्न है कि वृक्काणु का स्ट्रक्चर बनाइए, चित्र बनाइए और उसकी कार्यविधि समझाइए। तो कई बार ऐसे भी आता है, जैसे भी कुपिकाओं और वृक्काणु का स्ट्रक्चर बना के चित्र के द्वारा उनकी कार्यविधि का समझाइए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे चित्र भी बनाने जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। अंतर क्या होगा, कुपिकाओं द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है, वृक्काणु द्वारा रक्त का आदान प्रदान होता है। ठीक है। उसके बाद कुपिकाएं वायु में भरने पर आकार फैल जाता है, जबकि वृक्काणु में यह प्रक्रिया होती नहीं, फैलना और सिकुड़ना। ठीक है। तीसरा है, इसमें कुपिकाओं में उत्सर्जन गैसीय रूप में होता है, जबकि नेफ्रॉन या वृक्काणु में उत्सर्जन द्रव रूप में होता है, यानी ब्लड रूप में। चौथा जो है, कुपिकाएं गोल गुहा आकृति की होती हैं जो फुफ्फुस में या फेफड़ों में पाई जाती है, जबकि वृक्काणु जो है लंबी महीन धागे जैसी संरचना होती है जो कि हमारे किडनी या वृक्क में पाई जाती है। तो इस प्रकार बच्चों पाठ 6 जय प्रक्रम आपका पूरा होता है। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी आप समझ गए होंगे और अच्छी तरह से आपको मैंने समझाने की कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो एक बार वीडियो आप दोबारा देखें ध्यान से, आप अवश्य समझ जाएंगे। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।